इंडियन एयरफोर्स के चीफ आर.के.एस. भदौरिया की फ्रांस विजिट के दौरान फ्रांस की तरफ से अभी उनको सफरान की इंजन फैसिलिटी को दिखाने के साथ साथ भारत में रफाल की एमेटेड इंजन को लोकली मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दिया जा रहा है। फाइनली टर्की को अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-35 प्रोग्राम से ऑफिशियली बाहर करने का फैसला किया गया है। HAL की फ्यूचर अनमैन्ड प्लेटफॉर्म में मददसिब के तौर पर तेजस को इस्तेमाल करने का प्लान तो किया गया है, लेकिन इसमें डेटलिंग सिस्टम ना होने की वजह से कुछ दिक्कतें सामने आने वाले और अंत में इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लगभग 350 लाइट टैंक को खरीदने का फैसला किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की एरो इंजन प्रोग्राम को लेके है। इसको लेके 1 या 2 दिन पहले एक अपडेट सामने आया था, जिसमें ये बताया गया था कि भारत अभी एमका प्रोग्राम के लिए एक नए इंजन को जल्दी से ही डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इसमें अभी सफरान या रोल्स रॉयस में से किसी एक के साथ मिलकर भारत इंजन को डेवलप करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ही अभी भारत के साथ अपने इंजन की टेक्नोलॉजी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को शेयर करने के लिए राजी है, जिस वजह से इनके साथ मिलकर इंजन को डेवलप करने के चांसेस काफी ज्यादा है। अभी जब हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ फ्रांस की गश्त पर गए हुए हैं, इसी दौरान फ्रांस की तरफ से उनको अभी एमेटेड इंजन की मैन्युफैक्चर यूनिट की विजिट पर लिया गया था, जहां पर अभी एमेटेड इंजन की फाइनल असेंबली किया जाता है। इसी दौरान सफरान की तरफ से ये बताया गया कि अभी वो HAL के साथ मिलकर इंजन को भारत में ही मैन्युफैक्चर करना या असेंबल करना चाहते हैं। अब जैसे कि भारत अभी रफेल को आने वाले 40 सालों तक इस्तेमाल करने वाला है, तो आगे चल के हमको कम से कम हर एक रफेल के लिए 6 से 8 इंजन की जरूरत पड़ने वाली है और ये आम बात है। और हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट कम से कम अपनी सर्विस लाइफ के दौरान 7 से 10 साल के अंतर में इंजन को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से फ्रांस अभी भारत में इस इंजन को बनाने का ऑफर दे रहा है। इसके साथ ही फ्रांस की तरफ से अभी भारत को एडिशनल रफेल को भी ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम 36 और रफेल को खरीदते हैं तो आगे चल के हमको कम से कम 576 के आसपास इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। तो आगे चल के इसी वजह से इनको भारत में ही बनाने का प्लान किया जा रहा है और साथ ही आगे चल के भारत के एमका प्रोग्राम के लिए भी जो इंजन को डेवलप किया जाएगा, उसको भी अभी यहाँ पर जॉइंटली डेवलप करने के लिए सफरान की तरफ से भारत को ऑफर दिया जा रहा है। अगला अपडेट टर्की को लेके है। आप सभी को पता होगा कि जब से टर्की की तरफ से रशिया से S-400 सिस्टम को खरीदने का फैसला किया गया था, उसके बाद ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कई बार टर्की को इसको ना खरीदने के लिए वार्निंग दिया गया था और बदले में यूएस की तरफ से अपनी पैट्रियट सिस्टम को भी ऑफर किया गया था। लेकिन टर्की की तरफ से रशिया से S-400 सिस्टम को खरीदने का फैसला किया गया था, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सबसे पहले तो टर्की की S-400 सिस्टम की डील के ऊपर सैंक्शन लगाने के साथ साथ टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर करने के बारे में हिंट दिया गया था। अब इसके लिए 2007 में यूनाइटेड स्टेट और टर्की के बीच एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसके मुताबिक F-35 को टर्की खरीदने के साथ साथ इसके कुछ पार्ट्स को भी टर्की में मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब जब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पहले टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर करने की बात की गई थी, तो टर्की की तरफ से कुछ यूएस ऑफिसर और एनजीओ की मदद से यूएस को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि उनको इस प्रोजेक्ट से बाहर ना निकाला जाए, और अगर ऐसा किया गया तो वो आगे जाके लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि टर्की की तरफ से भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया था और जबरदस्ती यहाँ पे टर्की की तरफ से F-35 की कंपोनेंट्स को भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। लेकिन अभी फाइनली यूनाइटेड स्टेट की तरफ से टर्की को लीगल नोटिस दे दिया गया कि टर्की को अभी यूएस की तरफ से F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात तो ये कि इसके बाद टर्की की तरफ से क्या रिएक्शन दिया जाता है, और अब ये भी सुनने को मिल रहा है कि टर्की की तरफ से भी एडिशनल S-400 सिस्टम को भी खरीदने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट HAL की फ्यूचर एयरक्राफ्ट या अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को लेके है। आप सबको पता होगा कि इस बार की एरो इंडिया शो के दौरान एक नई अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम को HAL की तरफ से डिस्प्ले किया गया था, जिसमें कैट्स हंटर, कैट्स वॉरियर और कैट्स अल्फा नाम की 3 सिस्टम दिखाए गए थे, जिसमें से कैट्स वॉरियर सिस्टम एक अनमैन्ड विंगमैन कॉन्सेप्ट की तरह काम कर रहा था। कैट्स हंटर सिस्टम एक मल्टीपर्पज वेपन था, जिसको क्रूज मिसाइल से लेके ड्रोन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अंत में कैट्स अल्फा सिस्टम एक स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम था। लेकिन अब इन सभी सिस्टम को HAL की तरफ से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को 2018 से ही शुरू किया गया था और अभी HAL के टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर ने बताया कि दरअसल इन सभी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए HAL की तरफ से भी मदरशिप को बनाने का फैसला किया गया था, जो कि तेजस की MK-1A वेरिएंट को बेस करके डेवलप किया जा रहा है।
अभी हाल ही में हर्षवर्धन ठाकुर की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल में इसको लेकर एक वीडियो को भी शेयर किया गया था, जिसमें कैट्स वॉरियर सिस्टम की मदरशिप की कॉकपिट को डिस्प्ले किया गया था। वैसे हालांकि इसको तेजस की MK1A वेरिएंट को बेस करके बनाया गया है, लेकिन ये एक 2 सीटर वेरिएंट होने वाली और इसमें तेजस MK2 का कॉकपिट या एवियोनिक्स सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि इसकी फ्रंट में और रियर में आपको फुल 20 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। HAL के टेस्ट पायलट के मुताबिक इसके डिजाइन वर्क भी लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसका नाम अभी मैक्स यानी कि मदरशिप फॉर एयर टीम एक्सप्लोरेशन रखा गया है, जो कि आगे चल के इन 3 अनमेन्ड सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो कैट्स वॉरियर सिस्टम हो, कैट्स हंटर सिस्टम हो या कैट्स अल्फा सिस्टम हो। लेकिन ये अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि तेजस में अभी डाटा लिंक सिस्टम ना होने की वजह से ये सबसे बड़ी दिक्कत को पैदा कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको एक डाटा लिंक सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है, जिसको तेजस में पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद ही जाके इन सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो अभी HAL की तरफ से एक इंडिजिनस डाटा लिंक सिस्टम को भी इसमें फिट करने का प्लान किया गया और इसको अभी हॉक जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की नई वेरिएंट यानी कि हॉकाई एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट लाइट टैंक्स को लेके है। TNN की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लगभग 350 लाइट टैंक को खरीदने का फैसला किया गया है। इनकी जरूरत हमें सबसे पहले तो चाइना के साथ हुई फेसअप के दौरान पता चला था और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग 350 लाइट टैंक को खरीदने के लिए RFI को इशू किया गया है। इनको अभी मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही बनाने का प्लान किया जा रहा है और RFI के मुताबिक ये टैंक लगभग 25 टन क्लास के टैंक होने चाहिए, ताकि जरूरत पड़े तो इनको तुरंत ही एयर लिफ्ट किया जा सके और लद्दाख या हिमालयन रीजन में जो ब्रिजेस वगैरह है वहां पर ये आसानी से ऑपरेट कर सके और इसमें कोई दिक्कत ना आए। अब चाइना के साथ हुई फेसअप में भारत की तरफ से अपनी T-90 और T-72 जैसे टैंक को वहां पर डिप्लॉय किया गया था, लेकिन इस रीजन में जो ब्रिजेस थे उनमें से कुछ ब्रिजेस ऐसे भी थे जहां पर एक ही बार में ज्यादा टैंक क्रॉस नहीं कर सकते। हालांकि अभी मैक्सिमम ब्रिजेस को क्लास 70 की स्टैंड में अपग्रेड किया जा चुका है, लेकिन लद्दाख और हिमालयन रीजन में ऑपरेट करने के लिए T-90 के मुकाबले एक लाइट टैंक ज्यादा सुइटेबल ऑप्शन होने वाली। अभी इसके लिए बस इनिशियल RFI को इशू किया गया, जिसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जून तक का टाइम दिया गया है। वैसे अभी इसको कब फाइनल किया जाएगा ये तो बता नहीं गया, लेकिन टैंक की जो बेसिक स्पेसिफिकेशन होने वाली है उसके मुताबिक इसमें एक 3 मेंबर वाली क्रू सिस्टम होना चाहिए, इसमें डे नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही मल्टीपल एमुनिशन को फायर करना चाहिए और इसमें ट्यूब लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने की क्षमता होनी चाहिए। अब इन टैंक्स को नॉर्मली लद्दाख या हिमालयन रीजन में ऑपरेट करने के लिए खरीदने का प्लान किया जा रहा है, तो इनका इंजन उस रीजन के हिसाब से यानी कि लो ऑक्सीजन वाले एरिया में सही से परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए और किसी भी नॉर्मल मेन बैटल टैंक के मुकाबले इनकी मोबिलिटी काफी बेहतर होना चाहिए। अभी फिलहाल भारत की तरफ से रशिया से 24 प्रूट लाइट टैंक को भी खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा था, जिनको सीधे खरीदने का फैसला किया गया है, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से अभी जो नई टेंडर को फ्लोट किया गया है उसमें स्प्रूट टैंक को खरीदा जाएगा या फिर किसी नई टैंक को खरीदा जाएगा ये क्लियर नहीं हुआ। हो सकता है इसमें साउथ कोरिया की टैंक को खरीदा जाएगा या फिर DRDO और साउथ कोरिया की तरफ से मिलकर एक नई टैंक को डेवलप किया जाएगा, जिसको स्पेशली इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिजाइन किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।